एवरीवन, हम लोग देख रहे हैं पी ब्लॉक के तत्व। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समूह 15 के तत्वों का अध्ययन किया है। उन पर आधारित कारण बताओ वाले प्रश्न जो लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, 2.5 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से 5 नंबर का एक प्रश्न बनता है। तो कारण बताओ वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें हमने देखा। अब जो सिंगल प्रश्न 5 नंबर का सैद्धांतिक प्रश्न बनता है समूह 15 के तत्वों के गुणधर्म पर आधारित, वो हम आज देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न जो 5 नंबर का सिंगल प्रश्न आता है। समूह 15 के तत्वों के गुणों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो एग्जाम में कोई 5 पॉइंट आपको दिए जाएंगे, यहां पर हम कुछ अधिक देखेंगे। तो सबसे पहला है गलनांक व क्वथनांक, दूसरा है भौतिक अवस्था, धात्विक अधात्विक लक्षण, अपरूपता, आयनन ऊर्जा और ऑक्सीकरण संख्या। इनमें से कोई भी 5 पूछे जा सकते हैं। तो एक एक करके सबको हम समझते हैं। सबसे पहले गलनांक व क्वथनांक। यह देखा गया है कि समूह 15 के तत्वों के गलनांक व क्वथनांक में कोई निश्चित क्रमिक परिवर्तन नहीं होता है। नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक गलनांक व क्वथनांक का मान क्रमशः बढ़ता है और फिर यह देखा गया है कि एंटीमनी और बिस्मथ के जो गलनांक और क्वथनांक हैं अपेक्षाकृत कम होते हैं। तो नेक्स्ट है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के ऊपर हमने कारण बताओ वाले प्रश्नों में एक देखा है कि नाइट्रोजन गैस है जबकि अन्य सदस्य क्रिस्टलीय ठोस है। तो उसी को यहां एक्सप्लेन करना है। प्रथम सदस्य नाइट्रोजन का आकार छोटा होने के कारण इसमें बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये पी पाई बंध बना सकता है। तो हमें मालूम है कि 2 नाइट्रोजन परमाणुओं के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है और नाइट्रोजन N2 अणु के रूप में गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अब समूह के जो अन्य सदस्य हैं उनका आकार बड़ा होने के साथ उसमें बहुबंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है। हम लोग देख चुके हैं ये पी पाई बंध नहीं बनाते हैं क्योंकि इन पर जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो बंध का विरोध करता है। तो इस प्रकार जो समूह के अन्य सदस्य हैं जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये चतुष्क परमाणविक अणु के रूप में होते हैं। जैसे P4, AS4, SB4 इस प्रकार के अणु बनाते हैं। और बिस्मथ के बारे में हमें पता है कि उसमें धात्विक बंध पाया जाता है, उसके अंदर धात्विक लक्षण अधिक होता है। तो इस प्रकार भौतिक अवस्था में हम बताएंगे कि प्रथम सदस्य नाइट्रोजन गैस है जबकि अन्य सदस्य क्रिस्टलीय ठोस है। और इसको हम अलग से प्रश्न के रूप में भी देखे हैं कारण बताओ वाले प्रश्न में। तो नेक्स्ट देखते हैं धात्विक तथा अधात्विक लक्षण। हमें पता है कि आवर्त सारणी में किसी भी समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के धात्विक लक्षण में वृद्धि होती है और अधात्विक लक्षण कम होता है। तो यहां पर जो प्रथम 2 सदस्य हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये अधातु हैं। नेक्स्ट आर्सेनिक और एंटीमनी, यह उपधातु हैं और बिस्मथ धातु है। तो इस प्रकार धात्विक लक्षण बढ़ता है, अधात्विक लक्षण घटता है। नेक्स्ट पॉइंट है अपरूपता। अपरूपता के बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। किसी पदार्थ के ऐसे भिन्न भिन्न रूप जिनकी भौतिक अवस्था अलग अलग होती है लेकिन रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। तो भौतिक गुण में भिन्नता होगी, रासायनिक गुण समान होते हैं। इसको हम कहते हैं अपरूप। तो यहां पर इस समूह के तत्वों में बिस्मथ के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। पहले नाइट्रोजन के अपरूप ज्ञात नहीं थे लेकिन अब नाइट्रोजन के भी 2 अपरूप हमें ज्ञात है, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन। तो इस प्रकार बिस्मथ के अतिरिक्त समूह के शेष सदस्य अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। फास्फोरस के अपरूप बहुत महत्वपूर्ण है। लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, काला फास्फोरस, सफेद फास्फोरस को पीला फास्फोरस भी कहते हैं। तो इस प्रकार फास्फोरस के अनेक अपरूप ज्ञात है। तो यहां पर हम देंगे कि बिस्मथ के अतिरिक्त समूह के शेष सदस्य अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। जैसे फास्फोरस के अनेक अपरूप प्राप्त हैं, सफेद फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस। नेक्स्ट आयनन ऊर्जा। याद कीजिए इसके पहले वाले वीडियो में आयनन ऊर्जा पर भी एक कारण बताओ वाला प्रश्न हमने देखा था
कि नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा ऑक्सीजन से अधिक होती है। तो यहां पर हम जो आयनन ऊर्जा के बारे में बताएंगे तो समूह 15 के तत्वों की तुलना हम समूह 16 के तत्वों से करेंगे। तो हमें पता है समूह 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है, जिसमें p कक्षक अर्धपूरित अवस्था में होते हैं, अर्थात px में 1, py में 1 और pz में 1। तो इस प्रकार जो अर्धपूरित कक्षक होते हैं सममित होने के कारण उनका स्थायित्व बहुत अधिक होता है और ऐसे कक्षकों से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत अगर हम समूह 16 की बात करें तो उनके p कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ना तो अर्धपूरित है और ना ही पूर्णपूरित है। तो हम कह सकते हैं कि समूह 15 के तत्वों की जो आयनन ऊर्जा है वो समूह 16 के संगत तत्वों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि इनके संयोजकता कोष में जो p कक्षक होते हैं वह अर्धपूरित अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार हम आयनन ऊर्जा को डील कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ऑक्सीकरण अवस्था। देखिए, ऑक्सीकरण अवस्था, किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था उसके संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करती है। तो यहां संयोजकता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP3 होता है। तो यदि केवल p कक्षक के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +3। लेकिन p के साथ साथ अगर s कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +5। तो इस प्रकार इस समूह के तत्वों की जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो +3 होती है और +5 होती है। अब जैसे जैसे हम समूह में ऊपर से नीचे आएंगे, 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव। तो क्या है यह अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव? आवर्त सारणी में p ब्लॉक के तत्वों में किसी भी समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजकता कोष में जो s कक्षक है उनके दोनों इलेक्ट्रॉनों की बंध बनाने में भाग नहीं लेने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अर्थात वो बंध बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो जब s कक्षक के दोनों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे तो केवल p कक्षक के 3 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे, तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? +3। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो समूह के भारी सदस्यों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ेगा। वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायी यौगिक बनाएंगे और उसके पीछे कारण है अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव। तो हम कह सकते हैं कि इस समूह के सदस्यों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 व +5 होती है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे आने पर अक्रिय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रभाव के कारण +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व अधिक होता है। जैसे बिस्मथ +3 ऑक्सीकरण अवस्था में अधिक स्थायी यौगिक बनाता है। अब यहां एक चीज और याद रखने की बात है कि बिस्मथ धातु है, तो बिस्मथ के अतिरिक्त समूह के जो शेष सभी सदस्य हैं यह ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक होती है, इसी प्रकार हाइड्रोक्सी एमीन में ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था है। तो बिस्मथ को छोड़कर समूह के शेष सभी सदस्य ऋणात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है कि समूह 15 के तत्वों के गुणों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों पर प्रश्न बनता है और हाइड्राइडों का यह प्रश्न अनेकों बार एमपी बोर्ड में रिपीट हुआ है और यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बनते हैं और कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों के गुणों को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझाइए। अब यहां भी एग्जाम में 5 नंबर के प्रश्न के रूप में आपको 5 पॉइंट दिए जाएंगे एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन हम यहां पर 5 से अधिक पॉइंट्स देखेंगे। आपको कोई 5 पूछा जाएगा एग्जाम में, तो हम सभी पॉइंट्स एक के बाद एक देखेंगे।
तो पॉइंट आपको दिए जाएंगे। नाम व सूत्र, तापीय स्थायित्व, अपचायक गुण, क्षारीय प्रकृति या क्षारकता हम कह सकते हैं, विषैली प्रकृति, गलनांक व क्वथनांक, बंध कोण और सहसंयोजी गुण। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं हाइड्राइडों से रिलेटेड जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, नाम व सूत्र। तो इस समूह के सभी तत्व MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, अर्थात 3 हाइड्रोजन से संयुक्त होकर के हाइड्राइड बनाते हैं। तो इस प्रकार समूह 15 के तत्वों के जो हाइड्राइड हैं, अमोनिया NH3, फॉस्फीन PH3, आर्सिन ASH3, अष्टमीन HBH3 और बिस्मुथिन BiH3। तो ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ जिसमें आपको बताना है नाम और उनके सूत्र। नेक्स्ट, तापीय स्थायित्व। तापीय स्थायित्व से क्या तात्पर्य है? देखिए, 2 परमाणुओं के मध्य बंध, यदि हम उसको ऊर्जा दें तो बंध कमजोर होने लगेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो बंध टूट जाता है। तो जिस ताप पर 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध टूटेगा वह उसका तापीय स्थायित्व कहलाएगा। जैसे जल की हम बात करें तो जल में 2000 डिग्री सेल्सियस ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य का बंध टूट जाता है, तो जल का तापीय स्थायित्व क्या हो जाएगा? 2000 डिग्री सेल्सियस। तो यहां हमें देखना है कि ये जो हाइड्राइड है इनका तापीय स्थायित्व कितना है, और तापीय स्थायित्व किस पर निर्भर करेगा? बंध की प्रबलता पर। यदि बंध प्रबल हुआ तो तापीय स्थायित्व अधिक होगा और बंध दुर्बल हुआ तो तापीय स्थायित्व कम होगा। हमें पता है 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि बंध का स्थायित्व बंध की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात बंध की लंबाई जितनी ज्यादा होगी स्थायित्व उतना कम होगा। तो ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के परमाणु आकार में वृद्धि हो रही है। तो ये जो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएंगे M-H बंध, उसकी लंबाई बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे नीचे आएंगे उसकी लंबाई बढ़ते जाएगी और स्थायित्व कम होते जाएगा। तो इसी को हम कह रहे हैं कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर इन तत्वों के आकार में वृद्धि के साथ इनके हाइड्राइडों में M-H की शक्ति क्रमशः घटती है, जिससे इनका तापीय स्थायित्व भी घटता है। भाई, जब शक्ति घटेगी तो तापीय स्थायित्व भी घटेगा। बंध जितना प्रबल होगा तापीय स्थायित्व उतना अधिक होगा। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा तापीय स्थायित्व किसका होगा? अमोनिया का। और अमोनिया से जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे, फॉस्फीन, आर्सिन, अष्टमीन, बिस्मुथिन, स्थायित्व घटते जाएगा। बिस्मुथिन अत्यंत अस्थायी है, सामान्य ताप पर ही वह विघटित हो जाता है। तो सबसे कम स्थायी जो हाइड्राइड है वो बिस्मुथिन है और सबसे ज्यादा स्थायी अमोनिया है। तो इस प्रकार हमने तापीय स्थायित्व को देखा। नेक्स्ट गुण है अपचायक गुण। ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थों के बारे में हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है। जिनका स्वयं में ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक, और जिसका स्वयं में अपचयन होता है वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक। तो इन हाइड्राइडों की विशेषता होती है कि गर्म करने पर यह हाइड्रोजन मुक्त करते हैं, और जो भी हाइड्रोजन मुक्त करेगा वो क्या होगा? अपचायक, क्योंकि स्वयं में उनका क्या होगा? ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन मुक्त करने की क्षमता किस पर निर्भर करेगी? उनके तापीय स्थायित्व पर। तापीय स्थायित्व जितना कम होगा हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य उतनी अधिक होगी। थोड़ा सा गर्म करेंगे हाइड्रोजन निकल जाएगा, और जिसका तापीय स्थायित्व अधिक होगा उसमें हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य सबसे कम होगी। तो अभी हम लोगों ने देखा कि तापीय स्थायित्व अमोनिया से बिस्मुथिन तक लगातार घटता है। इसका मतलब हुआ कि अमोनिया से बिस्मुथिन तक हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य में वृद्धि होती है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य किसमें होगी? बिस्मुथिन में। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर इन
तत्वों के हाइड्राइडों के अपचायक गुण अमोनिया से बिस्मथीन तक क्रमशः बढ़ते हैं। हमने देखा तापीय स्थायित्व क्रमशः घटता है, और तापीय स्थायित्व क्रमशः घटेगा तो हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य बढ़ेगी, और हाइड्रोजन मुक्त करने की सामर्थ्य बढ़ेगी तो अपचायक गुण में क्रमशः वृद्धि होगी। तो सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा? बिस्मथीन। और सबसे दुर्बल अपचायक कौन होगा? अमोनिया। तो इस प्रकार अपचायक गुण है। अब अगला पॉइंट है क्षारकता। क्षारकता के बारे में हम लोग जानते हैं, लुईस क्षार की परिभाषा, इस पर एक प्रश्न भी हमने देखा कारण बताओ में कि अमोनिया लुईस क्षार है। तो जो भी पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग सकता है वो होते हैं क्षार। और इस समूह के जितने भी हाइड्राइड हैं सबके केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होता है, और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण यह सभी हाइड्राइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय गुण प्रदर्शित करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ने के साथ इन हाइड्राइडों में जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मुक्त करने की सामर्थ्य है उसमें कमी आती है। तो इस प्रकार जो क्षारकता है अमोनिया से बिस्मथीन तक क्रमशः घटेगी। सबसे प्रबल क्षार अमोनिया, और फिर जैसे जैसे नीचे आएंगे क्षारकता इनकी क्रमशः घटते जाती है। तो इस प्रकार हमने क्षारकता देखा। नेक्स्ट है विषैली प्रकृति। तो आपको बता दें कि अमोनिया के अतिरिक्त समूह के जो सभी हाइड्राइड हैं वो विषैली प्रकृति के होते हैं, अत्यधिक विषैले होते हैं। वैसे अमोनिया भी अगर अधिक मात्रा में सूंघ लिया जाए वो भी विषैला प्रभाव उत्पन्न करता है, उससे भी मौत हो सकती है, लेकिन सामान्यतः अमोनिया को हम विषैला नहीं मानते हैं। आप लोग न्यूज में सुनते होंगे कहीं अमोनिया गैस लीक हो गई, बहुत ज्यादा लीक हो गई तो कई मजदूरों की मृत्यु हो जाती है। तो अधिकता में अमोनिया मृत्यु का कारक बन सकता है, लेकिन कम मात्रा में अमोनिया से मृत्यु नहीं होती है। लेकिन बाकी जो हाइड्राइड हैं वो अत्यंत विषैली प्रकृति के होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे गलनांक और क्वथनांक। याद कीजिए इसके पहले वाले वीडियो में गलनांक क्वथनांक पर एक प्रश्न हमने देखा था कि अमोनिया का क्वथनांक फॉस्फिन से अधिक होता है। तो यहां पर हम उसी को डील करेंगे। अमोनिया में जो नाइट्रोजन परमाणु है वह उच्च विद्युत ऋणी है। तो नाइट्रोजन की उच्च विद्युत ऋणता और छोटे आकार के कारण N-H बंध ध्रुवित प्रकृति का होता है, जिससे अमोनिया के अणु आपस में हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं और उसके गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होते हैं। जबकि समूह के जो अन्य हाइड्राइड हैं उनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है, लगभग नगण्य होती है, जिसके कारण उनके गलनांक और क्वथनांक बहुत निम्न होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमोनिया का गलनांक और क्वथनांक अपेक्षाकृत उच्च होता है और समूह के शेष सदस्यों में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं होती है, जिसके कारण उनके गलनांक और क्वथनांक बहुत निम्न होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे बंध कोण। हम लोगों ने 11th क्लास में संकरण देखा है और संकरण में हम लोगों ने अमोनिया की संरचना देखी थी और वहां उसका बंध कोण देखा था। तो हम लोगों ने संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत भी पढ़ा है। किसी भी यौगिक में जो केंद्रीय परमाणु होता है उसके आकार में वृद्धि के साथ बंध कोण में कमी होती है। तो सबसे ज्यादा बंध कोण जो 107 डिग्री का होता है वो अमोनिया में है, और अमोनिया से जैसे जैसे नीचे आएंगे ये बंध कोण सिकुड़ते जाएगा, क्योंकि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का प्रतिकर्षण होगा ये बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पर वो बढ़ने लगता है। तो जब बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पर प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो वहां पर बंध कोण का मान घटेगा। तो इस प्रकार समूह में ऊपर से नीचे आने पर बंध कोण का मान घटता है, और अमोनिया का बंध कोण बता सकते हैं कि वहां 107 डिग्री का होता है। अंत में हम देखेंगे सहसंयोजी प्रकृति। तो हमने देखा कि इस समूह के जो तत्व हैं MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं, और
यह सभी सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। अंतिम सदस्य जो बिस्मथ है, उसका जो हाइड्राइड है बिस्मथीन, उसमें आयनिक लक्षण ज्यादा होता है, क्योंकि बिस्मथ धातु है। तो समूह के सभी सदस्य अत्यंत स्थायी और सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। बिस्मथीन अपवाद है जिसमें आयनिक लक्षण अधिक होता है। तो इस प्रकार समूह 15 के तत्वों के हाइड्राइडों के गुणों पर आधारित हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदु देखा, और ये बिंदु प्रश्न के रूप में आपको एज इट इज पूछे जाते हैं। कोई भी 5 पॉइंट पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एमपी बोर्ड में अनेकों बार रिपीट हुआ है, और इस साल के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां जो हम सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस की तुलना करेंगे, उनके गुणों के आधार पर करेंगे। तो 3 कॉलम बनाएंगे, गुण का एक कॉलम होगा, और दूसरा सफेद फास्फोरस और तीसरा लाल फास्फोरस, और इस प्रकार गुणों के आधार पर हम तुलना करेंगे। तो 5 नंबर के प्रश्न में कोई भी 5 पॉइंट देना अनिवार्य होता है। तो चलिए देखते हैं सफेद फास्फोरस और लाल फास्फोरस में अंतर। बोर्ड पे एक तालिका के रूप में आपके सामने है। सबसे पहले रंग, तो सफेद फास्फोरस कंप्लीट व्हाइट नहीं होता है, उसमें पीलापन मिक्स होता है, तो हम कह सकते हैं कि पीला सफेद है। इसी प्रकार जो लाल फास्फोरस है वो बैगनी लिए हुए लाल होता है, तो बैगनी लाल रंग। तो रंग में हम लिख सकते हैं सफेद फास्फोरस का पीला सफेद और लाल फास्फोरस बैगनी लाल। नेक्स्ट है भौतिक अवस्था। सफेद फास्फोरस बहुत ज्यादा मुलायम होता है, ये मुलायम ठोस है, जबकि जो लाल फास्फोरस है वो भंगुर चूर्ण होता है। एक प्रकार से हम अक्रिस्टलीय ठोस उसको कह सकते हैं। तो सफेद फास्फोरस क्रिस्टलीय ठोस है, जबकि लाल फास्फोरस अक्रिस्टलीय होता है। नेक्स्ट है गंध। ये जो सफेद फास्फोरस है, इसकी गंध लहसुन के समान होती है। ये जो चूहा मार की दवा आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर ये सफेद फास्फोरस होता है, तो इसकी गंध लहसुन के समान होती है। और लाल फास्फोरस गंधहीन है, उसमें कोई गंध नहीं है। नेक्स्ट है विषैली प्रकृति। तो अभी बताया कि चूहा मार दवा में सफेद फास्फोरस होता है, इसका मतलब सफेद फास्फोरस विषैला होता है, जबकि लाल फास्फोरस विषैला नहीं होता है। अगला हम दे सकते हैं गलनांक। तो जो सफेद फास्फोरस है उसका गलनांक 44 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो लाल फास्फोरस है उसका निश्चित गलनांक नहीं होता है, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस के मध्य हम मान के चलते हैं। कुछ रासायनिक गुण हम दे सकते हैं अंतर में, जैसे NaOH के साथ क्रिया। तो सफेद फास्फोरस NaOH में घुल जाता है और फॉस्फिन गैस बनाता है। आगे हम लोग फॉस्फिन बनाने की प्रयोगशाला विधि देखेंगे, वहां भी हम NaOH और सफेद फास्फोरस की क्रिया से फॉस्फिन गैस बनाते हैं, जबकि लाल फास्फोरस NaOH से कोई क्रिया नहीं करता है। इस प्रकार और भी रासायनिक गुण में दे सकते हैं, जैसे क्लोरीन की अभिक्रिया। एक फास्फोरस क्लोरीन के साथ क्रिया करके PCl3 और PCl5 बनाता है, जबकि लाल फास्फोरस सामान्य ताप पर कोई क्रिया नहीं करता, बड़े उच्च ताप पर वो क्लोरीन से क्रिया करता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, और ये तीनों MP बोर्ड में अनेकों बार रिपीट हुए हैं। तो इस प्रकार 5 नंबर वाले सैद्धांतिक प्रश्न अभी और भी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगले वीडियो में हम बाकी प्रश्नों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही।